इस लड़की ने चट्टान में 1 दर्जन से भी ज्यादा छेद कर दिए। इसके बाद उसने उनमें सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम सल्फेट डाला। जैसे ही दोनों केमिकल आपस में मिले, अंदर तेजी से जिप्सम क्रिस्टल बनने और फैलने लगे, जिससे बाहर की ओर भारी दबाव पैदा हुआ। यही था सेनकू का बनाया हुआ साइलेंट बम, जिसका इस्तेमाल उसके पिता के छिपे हुए खजाने को निकालने के लिए किया गया। 3700 साल बीत जाने के बाद बाहरी परत काफी कमजोर और नाजुक हो चुकी थी। इतने लंबे समय तक सुरक्षित रहने के लिए अंदर मजबूत कंक्रीट की संरचना होना जरूरी था। इसी वजह से कोहाकू को पहले ही खजाने की जगह मिल गई थी, लेकिन वह उसे निकाल नहीं पाई थी। अगर वह इसे ताकत से तोड़ती तो दुश्मनों को तुरंत पता चल जाता। खुशकिस्मती से सेनकू ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था और अगले ही दिन जरूरी केमिकल भेज दिए। सेनकू के निर्देशों का पालन करते हुए कोहाकू ने कंक्रीट में कई छेद किए और उनमें वह घोल भर दिया। 1 दिन तक केमिकल रिएक्शन होने के बाद कोहाकू ने बस हल्की सी लात मारी और पूरी कंक्रीट संरचना तुरंत टूटकर बिखर गई। पत्थरों को सावधानी से हटाते समय उसके हाथ से एक पत्थर गिर गया, जिससे खजाने वाला कांच का कंटेनर टूट गया। उस तेज आवाज ने तुरंत दुश्मनों का ध्यान खींच लिया। वह चुपचाप अंदर की चीजें देखना चाहती थी, लेकिन कंटेनर पूरी तरह टूट चुका था। मजबूर होकर कोहाकू ने उस पाउडर को अपने कपड़ों में बांध लिया। उधर सेनकू अब भी मोटर की सटीकता सुधारने में लगा हुआ था। जब स्वाइका कोहाकू द्वारा लाया गया खजाना उसके पास लेकर आई तो सेनकू ने तुरंत पहचान लिया कि वह सोने का पाउडर है, जिसमें प्लैटिनम मिलने की बहुत कम संभावना थी। उन्हें बड़ी मात्रा में रिवाइवल फ्लूइड बनाने के लिए प्लैटिनम की जरूरत थी। जब स्वाइका नदी से मिट्टी खोदने जाने लगी तो सेनकू ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने समझाया कि प्लैटिनम सोने से भी ज्यादा दुर्लभ होता है, उसका एक छोटा सा कण मिलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन सेनकू को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि इस सोने के पाउडर में प्लैटिनम के कई कण मौजूद थे। सेनकू के पिता का मानना था कि अगर कभी मानव सभ्यता खत्म हो जाए और लोगों को दोबारा शुरुआत करनी पड़े तो यह लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि पृथ्वी के दुर्लभ संसाधन पहले ही काफी हद तक खत्म हो चुके थे। नई सभ्यता को एक मौका देने के लिए उन्होंने वर्षों तक नदियों से दुर्लभ धातुएं इकट्ठा की। एक अंतरिक्ष यात्री होने के बावजूद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान को समर्पित कर दी और आखिरी समय तक अपने सपने पर कायम रहे। टेबल पर रखे प्लैटिनम को देखते हुए जेन आसागिरी ने कहा कि पिता और बेटे दोनों कितने एक जैसे हैं। हालांकि सेनकू ने बताया कि वे खून के रिश्ते से जुड़े नहीं हैं, लेकिन अब उसके लिए यह मायने नहीं रखता था, क्योंकि दिल से वे सच में पिता और पुत्र बन चुके थे। अब इन प्लैटिनम सामग्रियों की मदद से वे बड़ी मात्रा में रिवाइवल फ्लूइड बनाना शुरू कर सकते थे। उसका एक छोटा टुकड़ा भी कैटालिटिक रिएक्शन को जारी रखने के लिए काफी था। अब पूरी मानवता को दोबारा जीवित करने का सपना सिर्फ सपना नहीं रह गया था।